हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में सब कुछ कट रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक, आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 12th का पहला चैप्टर जो कि सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये चैप्टर में जो होगा वो बेसिकली बात कर रहे होंगे आज टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। आज का लेक्चर जो होगा थियोरेटिकल बेस्ड ज्यादा होगा, वो इसमें कुछ ज्यादा चीजें समझने लायक, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने लायक नहीं होगा। ठीक है, चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आज का लेक्चर जो है सॉलिड स्टेट, जिस चैप्टर का क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल का, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सॉलिड स्टेट, इस सॉलिड के बारे में कहीं मुलाकात हुई होगी आप? सॉलिड सॉलिड है क्या? कोई भी चीज सॉलिड समझ में आता है क्या? सॉलिड क्या चीज? कोई भी चीज, जैसे कि अगर ये मार्कर देख रहे हैं ये सॉलिड है, बोर्ड देख रहे हैं सॉलिड है, आप भी सॉलिड है। कोई भी चीज जो है वो सॉलिड, मतलब ठोस चीजें जो दिख रही है, हार्ड चीजें जो दिख रही है, वो क्या है? सॉलिड है। ठीक है, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में थोड़ा समझते हैं। तो सॉलिड कहां से आया? तो सबसे पहले मैटर से समझते हैं। मैटर में हम लोग क्या बात किए थे कि मैटर जो होता है वो होता है जो कि कोई एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जो स्पेस को घेरता हो और कुछ ना कुछ मास रखता हो, उसको बोलते थे मैटर। ठीक है, ये सबसे पहले कहां से आया था सॉलिड, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, मैटर में हम लोग बेसिकली जो टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, इसमें बात करते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड और गैस। ठीक है, बेसिकली मेजरली जो बात कर रहे होते हैं ये 3 स्टेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 चीज के बारे में। अब यहां से सॉलिड किसको बोलेंगे, लिक्विड किसको बोलेंगे और गैस। देखिए, सॉलिड का बात आज हम लोग करेंगे, इस चैप्टर में बात करेंगे। लिक्विड जो होगा, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड का बारे में जो बात होगा सेकंड चैप्टर जो होगा उसमें बात होगा। और गैस का चैप्टर जो होगा वो हम लोग गैसियस स्टेट जो चैप्टर 11 क्लास 11th में पढ़ते हैं उसमें उसका बात हो जाता है। तो ये बेसिकली जो मैटर्स का 3 स्टेट्स है, इसको हम लोग बात कर ले होते हैं 11 और 12 दोनों मिला के। ठीक है, तो बेसिकली जो बात करना है हमको आज, इसके बारे में बात करना है, सॉलिड के बारे में। तो इसका सबसे पहला कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड के बारे में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी का। इसका एग्जांपल सबसे पहले अगर लिख लें तो चौक लिख लीजिए, चौक लिख लीजिए, स्टोन लिख लीजिए, कोई भी पत्थर, बोर्ड भी एक है। ठीक है, लिक्विड में अगर बात करना है तो वाटर, अल्कोहल, कुछ भी। ठीक है, ऑयल, ये सब तो समझ में आ रहा होगा। गैस तो ये O2 N2 ये सब जो देख रहे हैं ये सब गैस है। ठीक है, ये सब चीज बेसिक बात है। लेकिन सॉलिड का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, कुछ बातें हैं, इसको समझना होगा। ये समझना जरूरी है कि सॉलिड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसका लिक्विड के बारे में सेकंड चैप्टर में बात करेंगे और गैस के बारे में तो बात होता है 11th में। ठीक है, सबसे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में बात करें तो सबसे पहले सॉलिड जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। तो इसमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, मतलब पूरा चिपके हुए रहते हैं। मतलब दोनों के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ज्यादा बहुत कम होगा। ठीक है, मतलब अरेंजमेंट जो होगा पार्टिकल्स का वो आपस में बहुत पास होंगे। मतलब दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा सॉलिड में वो क्या होगा? बहुत शॉर्ट होगा, बहुत कम होगा, मतलब नेग्लिजिबल के बराबर। ठीक है, इसीलिए इसका नेग्लिजिबल डिस्टेंस और होने की वजह से इसमें ये पार्टिकल्स, किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में अगर ये पार्टिकल्स को अगर ए नाम दे दें, इस पार्टिकल्स को अगर बी दे दें, तो ये ए और बी मतलब अपने एडजेसेंट वाले ये पार्टिकल जो होगा वो एक दूसरे पार्टिकल से बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहला इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? बहुत शॉर्ट होता है, पहला। ठीक है, सॉलिड में। दूसरा, इंटरन्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इंटरन्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, स्ट्रांग। ठीक है, दूसरा, सॉलिड जो होता है वो क्या है? हार्ड है। कोई भी सॉलिड देखिएगा वो हार्ड होगा। अगर हार्ड है तो आपका मारा जाए आपका खोपड़ी में तो खोपड़ी खुल सकता है आपका। ठीक है, दिमाग अगर नहीं चल रहा है तो सॉलिड से हिट करवाइए। ठीक है, हार्ड होगा। ठीक है, डेफिनेट इसका शेप होगा, जबकि लिक्विड में जो होता है वो डेफिनेट शेप नहीं होता है। आप जिस तरह का शेप में उसको रखेंगे वो शेप लेगा लिक्विड। ठीक है, लेकिन सॉलिड का जो है वो क्या है? डेफिनेट शेप है, मतलब सिलिंड्रिकल हो सकता है, बॉल है तो स्फेरिकल होगा, ये सब डेफिनेट शेप होगा और इसका अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा। ये प्रॉपर्टी होता है मेजरली इसका जो होता है किसका? सॉलिड का एक जो होता है वो
हाई मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से, मेल्टिंग पॉइंट होने का वजह ये है कि पार्टिकल बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। और एक चीज और लिख लीजिए, ये सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है। मतलब कोई भी सॉलिड है तो उसको इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या है कि आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर ये है तो आप इसको दबा के इसको छोटा नहीं कर सकते, मतलब ये दबा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो बहुत पास है, बहुत क्लोज है, इसके कारण ये बेसिकली जो होता है, ये 4 पॉइंट है आपका, 4-5 पॉइंट है बेसिकली सॉलिड। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टी सॉलिड का ये है। इसमें से बात करनी है हम लोग इसका मेजरली जो है, इसमें ये समझते हैं कि डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस कम होने से फोर्स स्ट्रांग लगता है, फोर्स स्ट्रांग लगने से हार्ड हो जाता है, इसका शेप डेफिनेट होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। दूसरा ये, और एक लास्ट है कि ये इनकम्प्रेसिबल होता है। ये जनरल प्रॉपर्टी है सॉलिड का बारे में जो हमको आज स्टार्ट करना है, ठीक है। ये बेसिक बातें थी सॉलिड के बारे में, इसको समझना जरूरी था, फील करना जरूरी था कि सॉलिड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बेसिकली जो बात कर रहे होते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैटर से आया था सॉलिड, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे होंगे बच्चे क्लास से, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, ठीक है। अब हमको जो बेसिक जो हम लोग बात करना है वो सॉलिड स्टेट में, वो सॉलिड टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में बात करना है। वो टाइप्स कौन कौन सा होगा टाइप्स ऑफ सॉलिड में? सबसे पहला एक बात करेंगे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे एमरफस सॉलिड, एमरफस सॉलिड के बारे में बात कर रहा हूं। ये दो टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे। इसमें जो बेसिकली पूरे चैप्टर में जो बात करेंगे वो पूरे चैप्टर में बात करेंगे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, ठीक है। इसमें एमरफस सॉलिड ये हमारे चैप्टर में नहीं है, मतलब इसका दोनों का डिफरेंस तो है, लेकिन एमरफस सॉलिड के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। क्यों बात नहीं करते? क्योंकि बात करते हैं कि क्या कारण है उसका नहीं बात करने के पीछे। तो दोनों में सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं कि एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या डिफरेंस है। सॉलिड तो दोनों है, ठीक है, दोनों सॉलिड है, दोनों जो है वो स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड है, लेकिन जो है दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर बात करेंगे तो इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो क्या होता है, रेगुलर होता है और लॉन्ग रेंज का होता है। मींस यहां लिख सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, arrangement of constituent particles, arrangement of constituent particles, constituent particles CP, constituent particles are regular होगा and long range होगा। मतलब पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट चलेगा वो एक रेगुलर चलेगा और एक लंबे समय तक, मतलब लंबे जहां तक देखेंगे सॉलिड को, मतलब उसको व्यू किया जाएगा उसका, तो वो तो आपको दिखेगा कि लॉन्ग रेंज तक चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, एमरफस सॉलिड में पार्टिकल्स का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज। और बोल सकते हैं शॉर्ट रेंज होने की वजह से बोल सकते हैं कि इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। समझते हैं क्या है दोनों का मतलब। देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा है एक पार्टिकल्स, इसी के बीच में दूसरा एक पार्टिकल्स है, सॉलिड है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा दो अलग अलग मार्कर से बनाते हैं तो ज्यादा चीजें समझ में आएगा, ठीक है। एक पार्टिकल्स इधर है तो दूसरा एक इधर आएगा, तीसरा इधर आएगा, चौथा इधर आएगा, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे सभी होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। डिस्टेंस लग रहा होगा अगर छोटा बड़ा तो इसको देख लीजिएगा और इक्वल डिस्टेंस पे लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों के बीच में अगर हम कोई एक पार्टिकल्स को अगर इधर लगाना शुरू करते हैं, ठीक है, दूसरा इधर, तीसरा इधर, दोनों के बीच में इधर, ठीक है, इस तरह करके लगा लीजिए, ठीक है। नीचे से फिर से स्टार्ट करेंगे तो नीचे से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों के बीच में इधर, ठीक है, ब्लैक, इसके बीच में ब्लैक, इसके बीच में ब्लैक, इसके बीच में ब्लैक, इधर, ठीक है। अब जहां बच गया उसको
ब्लू होगा, ब्लू होगा, ब्लू होगा, ठीक है। ऐसा पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ये दिखेगा, जैसे एक पार्टिकल्स अगर देखिए यहाँ ब्लैक है तो एक उसके बाद क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ब्लैक के बाद ब्लू आ रहा है, ब्लू के बाद फिर से ब्लैक आ रहा है, फिर ब्लैक के बाद फिर ब्लू आ रहा है, ब्लू के बाद फिर ब्लैक आ रहा है। मतलब अल्टरनेट पे जो चल रहा है वो क्या दिख रहा है कि दिख रहा है कि ये जो है अल्टरनेट पे चलता जा रहा है। कैसा, एक रेगुलर अरेंजमेंट है ब्लू और किसका, ब्लैक का, ठीक है। ब्लू और ब्लैक दिखाने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई आयनिक सॉलिड है AX का, जिसको अगर तोड़ने पे A+ और X- बन रहा है, तो मान लीजिए ब्लू वाला ब्लैक वाला जो है A+ कटायन है और X वाला एनायन है, तो अगर मान लेते हैं इसको ये कटायन है तो ये एनायन होगा, ठीक है। तो इस तरह कटायन एनायन का अरेंजमेंट चल रहा है, रेगुलर है। यहाँ भी इस लाइन में अगर देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, इस लाइन में भी देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, इस लाइन में भी देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। नीचे की ओर देखेंगे, अगर इसको बीच में नहीं बनाते, अगर इधर बनाते तो नीचे भी दिखेगा, तो क्या दिखेगा आपको, एक सेम पैटर्न दिखेगा, ठीक है। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट का एक सेम पैटर्न दिखेगा। आप इधर की ओर जाएं, नीचे की ओर जाएं तो ऐसा, किसी भी एक डायरेक्शन में देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। लेकिन अमरफस सॉलिड में ऐसा नहीं होगा, कोई कहीं भी लग जा रहा होगा, कोई मान लेते हैं कि ये ऐसा चला है थोड़ा दूर तक, उसके बाद कुछ भी लग जा रहा है, ब्लू ही लग जा रहा है 3-4, या फिर कुछ भी लग जा रहा है, ठीक है, कहीं भी बीच में आके ब्लू घुस जा रहा है। तो इस तरह वाला कहानी चलता है किसमें, अमरफस सॉलिड में, ठीक है। कहीं भी कुछ भी लग सकता है आके ये, ठीक है, कोई अरेंजमेंट, पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। देखिए इसमें अगर ब्लू और ब्लैक का अगर अरेंजमेंट देखा जाए तो लगा लीजिए थोड़ा दूर तक ताकि समझ में आए। देखिए ब्लैक से स्टार्ट हुआ है, ब्लैक के बाद ब्लू गया है, ब्लू के ब्लैक फिर ब्लू, मतलब यहां तक बस इतना ही दूर तक चला है। इसके बाद देखिए कोई अरेंजमेंट पार्टिकुलर पता चल रहा है, इसमें देखिए 4 है, उसके बाद एक, 4 के बाद फिर क्या आ रहा है, एक आ रहा है, कैसा, ब्लैक आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला सीन चल रहा है इस केस में, लेकिन जबकि इसमें जो है वो पार्टिकुलर एक अरेंजमेंट था। इधर की नीचे की ओर देखेंगे तो कोई भी नहीं दिखेगा, मतलब इसमें और इसमें जो है दोनों में काफी अंतर है। इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है एक दूसरे से अच्छा है, मतलब कॉम्पैक्ट है और एक फिक्स ऑर्डर में है, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। दूसरा इसमें समझते हैं कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, ये जो है इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होगा, कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होगा। जबकि इसमें जो होगा रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होगा, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मतलब देखिए सॉलिड है तो मेल्ट अगर करवाना चाहते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट का बताएं, ठीक है। अगर हम देखेंगे, अगर मान लीजिए कार्बन या फिर कोई भी देख रहे हैं, डायमंड ये सब का, तो एक छोटे छोटे से सेल, यूनिट सेल का भी बात करते हैं। तो यूनिट सेल क्या है, तो मतलब छोटा अरेंजमेंट है, छोटा सा अरेंजमेंट जो कि पूरे सॉलिड को बना रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये कुछ हेक्सागन है, तो ये हेक्सागन पूरे सॉलिड को अगर ऐसा देखेंगे तो 6 पार्टिकल्स मिलके एक हेक्सागन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो दिखेगा ये यूनिट सेल हुआ, ठीक है, ये यूनिट सेल हुआ, मतलब छोटा छोटा। एक कोई दीवार देखिए, दीवार जो है वो क्या है, बड़ा सा दीवार है, उसमें अगर छोटा छोटा पार्टिकल्स अगर देखेंगे तो वो क्या दिखेगा, ईटा है। तो वो यूनिट सेल जो है वो ईटा है, बाकी वो जो पूरा बना है वो क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो इसमें ये चीज, तो इसमें यूनिट सेल होता है, तो यूनिट सेल के बीच में डिस्टेंस, आगे बात करेंगे, डिस्टेंस होता है, लेंथ के एज लेंथ होता है, और एज के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसका ये होगा कि अगर उसको 100 डिग्री, मान लेते हैं कि अगर ये कोई अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड ए है, उसका अगर 200 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है, 200 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब कि अगर आप हिट करना शुरू करेंगे तो 200 डिग्री पर जैसे पहुंचेगा वैसे पूरा सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा, मतलब पूरी तरीके से मेल्ट कर गया होगा। जबकि इसका जो होगा वो रेंज होगा। रेंज होने का रीजन क्या है, रेंज होने के पीछे रीजन क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट का, मतलब रेंज मतलब होगा कि अगर कोई एक सॉलिड, अगर मान लेते हैं कि एक्स कोई सॉलिड है, ठीक है, एमरफस सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर दिया गया है तो वो हो सकता है कि वो 200 से 300 डिग्री तक मेल्ट करे। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इसमें एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा होगा कि कुछ रेंज गिवन होगा, उस रेंज में मेल्ट करेगा। क्यों रेंज, इसमें रेंज का बात किया गया, इसमें रेंज का बात नहीं किया गया। इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स है, इसमें इक्वल एज लेंथ फिक्स है, एज एंगल फिक्स है,
तो इसका जो पार्ट बॉन्ड को ब्रेक करना है, एंगल को जो तोड़ना है, ये सब जो है इसमें फिक्स है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। हो सकता है रेगुलर अरेंजमेंट जहां है वहां उस बॉन्ड को तोड़ने में, उस चीज को तोड़ने में समय लगेगा, जबकि और जो जिस अरेंजमेंट नहीं है उसको तोड़ेंगे तो तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है एमरफस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प और कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, दूसरा हीट ऑफ फ्यूजन अगर बोलेंगे तो हीट ऑफ फ्यूजन इसका जो होगा वो क्या होगा, हीट ऑफ फ्यूजन इसका जो होगा वो एक कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन रखेगा, जबकि इसका रेंज ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन होगा। ठीक है, तीसरा हीट ऑफ फ्यूजन का बात किए, हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसमें जो होगा रेंज ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन होगा, रेंज ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, रेंज ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, मतलब कोई भी अगर कोई सॉलिड है अमरफस या क्रिस्टलाइन, इसको जो है अगर इसको हिट करने पे कि कौन से टेम्परेचर पे जो है वो जाके मेल्ट कर जा रहा है, वो मेल्टिंग पॉइंट ही हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन को। अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे तो 1 ग्राम अगर सॉलिड को कितना मेल्ट कराने में कितना टेम्परेचर लग रहा है उसको स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये है। ठीक है, तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो जो है आइसोट्रॉपिक, ये जो होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है, आइसोट्रॉपिक ये जो होता है ये एन आइसोट्रॉपिक होता है। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो इसको मिटाते हैं ऊपर वाले अरेंजमेंट को, फिर नीचे बात करते हैं। ठीक है, वो क्या है, फोर्थ पॉइंट में क्या देखेंगे हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, इन नेचर, जबकि ये जो सॉलिड होता है इसको बोलते हैं, ये चौथा पॉइंट था ना, हाँ चौथा पॉइंट था, तो ये जो था आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, आइसोट्रॉपिक। ठीक है, ये दोनों का मतलब समझिए सबसे पहले, आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक। देखिए यहां जो है एन आइसोट्रॉपिक, एन ये समझ के ये नहीं कर दीजिएगा कि एम है तो एन हो जाएगा, इसका नहीं। आइसो मतलब क्या होता है, आइसो इस वर्ड को समझिए। देखिए 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब ये होता है सेम। ठीक है, आइसो मतलब क्या है कि सेम, तो सेम क्या होगा, तो अगर किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव किया जाए तो उधर फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपको मिलेगा इस सॉलिड में वो सेम मिलेगा। ठीक है, आइसो मतलब ही सेम होता है, तो सेम क्या मिलेगा, तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस, कुछ भी अगर ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी अगर चेक करेंगे अमरफस सॉलिड में तो वो सेम मिलेगा। एन आइसोट्रॉपिक, इस एन को देखिए, इस एन आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक के आगे एन लग गया, मतलब इसमें जो है फिजिकल प्रॉपर्टी अगर किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो वो आपको सेम नहीं दिखेगा। रीजन क्या है दोनों का, इसमें सेम मिल रहा है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट मिल रहा है। क्या रीजन है ऐसा कि दोनों में जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है अगर डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले पार्टिकल का अरेंजमेंट को समझे थे हम लोग, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है इस चीज को समझिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर ब्लू, ठीक है, ब्लू ब्लू ब्लू, ठीक है, फिर से ब्लू आएगा, ब्लू आएगा, ब्लू आएगा, ब्लू आएगा, ऐसा कुछ हम लोग समझे थे, और बीच में ब्लैक घुसा हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, हम लोग अरेंजमेंट जो पढ़े थे इसके पहले वो क्या था, बीच में लगा के देखे थे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ऐसा दिख रहा है, मतलब एक पार्टिकुलर फिक्स अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट बहुत लंबा चलेगा, ऐसा नहीं है कि यहां तक गया फिर ये स्टॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये अरेंजमेंट पूरे सॉलिड में है ऐसा। ठीक है, जबकि इसमें जो होगा वो कैसा बताए थे कि ब्लू हो सकता है ऐसा हो जाए, फिर इधर कुछ दिखे, ठीक है, फिर हो सकता है कि इधर कुछ दिखे, लेकिन हो सकता है कहीं एक शॉर्ट रेंज होगा, शॉर्ट रेंज होगा मतलब हो सकता है कि ये एक ऐसा रेंज होगा थोड़ा दूर तक, उसके बाद फिर ये कुछ भी हो गया है इधर, मान लेते हैं कि बीच में इधर कहीं ब्लू घुस गया है बीच में। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है, ये अमरफस सॉलिड। इसमें शॉर्ट रेंज में देखिए बस
ब्लू ब्लैक का जो अरेंजमेंट है, ब्लैक ब्लू और ये वाला अरेंजमेंट, वो बस यहीं तक है, इतना ही रेंज तक है। बाकी ये सॉलिड में कहीं फिर बीच में इधर कहीं दिखेगा, फिर हो सकता है नीचे की ओर बढ़ेंगे तो उधर कहीं दिखेगा। मतलब इसमें जो ये शॉर्ट रेंज है वो किसी किसी जगह पे दिखेगा, ठीक है। एक ऐसा समझिए ना कि एक कोई क्लास है, क्लास को समझ लीजिए एक सॉलिड है, ठीक है। उस सॉलिड में क्लास जो है उसमें बच्चे बैठे हुए एकदम सिस्टमैटिक, एक गर्ल्स एक बॉयज, एक गर्ल्स एक बॉयज, एक गर्ल्स एक बॉयज, ठीक है। जबकि एक कोई ऐसा क्लासरूम है, एक क्लासरूम मतलब एक ऐसा क्लासरूम है, क्लासरूम को सॉलिड समझिएगा, जिसमें कि किसी तरह हो सकता है 2-3 लड़के एक साथ बैठे हो, फिर लड़की बैठ गई हो सकता है 3-4 लड़के बैठे हो, फिर लड़की बैठ रही हो, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है, बहुत इरेगुलर दिख रहा है ये क्लास। जबकि ये क्लास दिखेंगे ये अच्छा वाला बच्चा जो एकदम सिस्टमैटिक वे से बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसकी और अगर मूव करेंगे, इसकी और इस सॉलिड में अगर इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे तो क्या दिखेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी बोले क्या डिफरेंट दिखेगा, जबकि उसमें सेम दिखेगा। क्या रीजन है, देखिए अगर इसकी और मूव करेंगे इस डायरेक्शन में तो ठीक है, ऐसा कोई अरेंजमेंट मिला, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे की ओर मूव करते हैं तो क्या दिख रहा है, केवल और केवल ब्लैक दिख रहा है, देखिए केवल ब्लैक। इधर की ओर मूव किए तो कैसा दिख रहा है, ब्लू ब्लैक, ब्लैक ब्लू ऐसा दिख रहा है। नीचे की ओर मूव किए तो केवल ब्लैक दिख रहा है। अगर कोई एक फिक्स डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में अगर मूव किए तो क्या सेम दिख रहा है, क्या देखिए तो इसमें दिख रहा है ब्लू फिर ब्लैक, ठीक है, ब्लैक फिर ब्लू ऐसा कुछ दिख रहा है, फिर ब्लैक फिर ब्लू दिख रहा है, ब्लैक फिर से ब्लैक मिल जा रहा है। मतलब कोई प्रॉपर अरेंजमेंट, मतलब एक डायरेक्शन में इधर की ओर मूव कीजिए तो देखिए तो इधर की ओर मूव करेंगे तो ब्लैक फिर ब्लू, ब्लैक ब्लू इधर की ओर मिल रहा है, ठीक है। इधर की ओर अगर इस डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे कहीं भी बीच में, अगर सॉलिड के बीच में, तो बीच के सॉलिड के कहीं बीच में अगर मूव करेंगे तो क्या दिखेगा, केवल ब्लू दिख रहा है, ठीक है। मतलब अगर इस डायरेक्शन, ये कुछ हो गया क्या ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आना चाहिए क्या किए हैं। किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे, कोई क्लासरूम के अगर कोई एक रो को पकड़ के चलेंगे तो हो सकता है उस रो में केवल और केवल जो होगा वो लड़के लोग बैठे हुए मिल जाए, ठीक है। अगर किसी डायरेक्शन में मूव करेंगे हम अगर क्लासरूम का, तो हो सकता है किसी में लड़का लड़की का अरेंजमेंट मिले। और कोई अगर हम डायगोनली मूव करें, हो सकता है कोई डायगोनली अगर मूव करे तो इसमें क्या दिखेगा कि हो सकता है लड़का फिर लड़की फिर लड़के लड़की का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो यहाँ जो होगा प्रॉपर्टी जो होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब गर्ल्स में जो होती है वो बेसिकली माना जाता है कि वो डिसिप्लिन होती है थोड़ा सा, ठीक है, तो डिसिप्लिन होती है तो डिसिप्लिन वाला बिहेवियर दिखेगा। लेकिन इसमें जो होगा वो कैसा होगा, लड़के लोग में थोड़ा बदमाश होते हैं तो वो शरारती होते हैं, तो वो दिखेगा कि इनडिसिप्लिन वाला बिहेवियर दिखेगा, ठीक है। तो उसी तरह इस सॉलिड में जो होगा वो अगर किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसमें जो होगा वो एक जैसा फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं दिखेगा। एंड आइसोट्रॉपिक मतलब क्या है कि पार्टिकुलर डायरेक्शन में इन मूविंग इन पार्टिकुलर डायरेक्शन फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा डिफरेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंडेक्स जो पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस बात करते हैं, ये सब डिफरेंट मिलेगा इसमें हर एक डायरेक्शन में। जबकि इसमें इस तरह का क्लासरूम है जिसमें कि कोई अगर जाएगा कहीं से तो क्या दिखेगा, हो सकता है लड़का लड़की का अरेंजमेंट ना दिखे प्रॉपर, हो सकता है 3-4 लड़का दिखे, कहीं से मूव कर रहा है कोई भी अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है, लगेगा उसमें कि क्लासरूम जो है वो सब लग रहा है सब एक जैसा बैठा हुआ है, कोई कहीं का कोई कहीं बैठा हुआ है। मतलब उसको क्या लगेगा, कोई बाहर से आदमी आया है तो उसको क्या लगेगा कि कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, मतलब कोई कहीं से भी बैठा हुआ, मतलब सबको एक लगेगा क्या कि क्लासरूम में कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, कहीं से मूव कर रहे हैं तो कुछ भी मिल रहा है, मतलब उसको लगेगा कि सब जैसे तैसे बैठे हुए हैं। मतलब इसमें ये पता चलेगा, इस चीज को फील कीजिए, इसको सोचिए जरा कि कोई अगर बाहर से आया है, बाहर से आने के बाद क्लासरूम घुसा है तो क्या लगेगा कि कोई कहीं खड़ा है। अरे शादी पार्टी में गए हैं, कोई शादी पार्टी जो है ऐसे चल रहा है जहाँ की खाने के लिए लगा हुआ है, कोई कहीं खा रहा है खड़ा होकर, तो कोई बाहर से देखेगा तो क्या दिखेगा कि सब जगह जो है एक ही तरह है, एक ही तरह। लेकिन कोई एक शादी पार्टी ऐसा है जहाँ की कोई लड़का
एक तरफ है, लड़की एक तरफ है और बच्चे एक तरफ बैठे हुए हैं, तो इसमें क्या दिखेगा तुमको, क्या दिखेगा कि हाँ इसमें कोई बाहर से आएगा तो लगेगा नहीं, अरेंजमेंट है तो सबका प्रॉपर्टी अलग अलग दिखेगा इसमें। और इसमें कोई कहीं खा रहा है तो उसको लगेगा कि हर तरफ जो है कहानी, माहौल जो है एक ही जैसा है। तो इसमें इसीलिए इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा, किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा ऑन मूविंग फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा सेम होगा किधर, इन डिफरेंट डायरेक्शन में जो होगा वो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कौन सा सॉलिड ये एनआइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक है। बोलेगा किसमें जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम देखने को मिलेगा डिफरेंट डायरेक्शन में, तो कौन सा होगा, एमरफस सॉलिड होगा। बोलेगा कौन सा सॉलिड ऐसा है, कोई एक ऐसा सॉलिड है ए बी टाइप का जिसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, मतलब बोलेगा रेजिस्टेंस या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को बोलेगा, वो जो बोलेगा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो बताइए कि ऐसा कौन सा सॉलिड है, तो डिफरेंट देखने को मिल रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब कहीं ना कहीं वो एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए इसको बेसिकली अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो बोला जाता है ये सॉलिड, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, अगर इसमें कंफ्यूजन हो, अगर आइसोट्रॉपिक, वो शादी वाला इन्वायरमेंट कंसीडर कीजिएगा और बदमाश बच्चा और सीधा बच्चा वाला कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इसमें जो देखने में ये जो होता है, ये होता है ट्रू सॉलिड होता है। ट्रू सॉलिड उसको बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर भी अगर बढ़ाया जाए तो ये जल्दी से, मतलब ऐसा नहीं हो कि पिघल जाए, ऐसा नहीं होगा। जबकि ये जो होगा, ये सॉलिड जो होगा, धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, इसको अगर छोड़ दिया जाए धूप वगैरह में टेम्परेचर के साथ इसको, तो ये जो होगा वो क्या दिखेगा कि कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद ये मेल्ट कर गया होगा, मतलब थोड़ा सा मेल्ट करेगा। तो ये जो होगा फिफ्थ पॉइंट था ना, ये फिफ्थ पॉइंट, इसीलिए इसको बोलते हैं सॉलिड तो है लेकिन इसमें मेल्टिंग का प्रॉपर्टी आ गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं सूडो सॉलिड। ठीक है, मतलब इसका एग्जाम्पल अगर बात करेंगे तो इसमें ग्लास का, अगर ग्लास क्या है कि अगर देखिएगा ग्लास को अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो एक ले जाइए ग्लास को और छोड़ दीजिए ले जाके छत पे। ठीक है, और कुछ दिन के बाद तो नहीं ऑब्जर्व होगा, लेकिन हाँ कुछ बहुत दिन के बाद आपको क्या दिखेगा कि ऊपर से जो ग्लास है वो पतला हो गया है, पतला होकर नीचे आके वो ग्लास जो है उसका थिकनेस बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर से पिघलता आया और नीचे लाके वो बैठ गया। मतलब क्या है, ऊपर वाला चीज जो ग्लास मटेरियल है वो मेल्ट करके नीचे, पहले कुछ थिकनेस ऐसा था तो ऐसा कोई थिकनेस का था, ऐसा कुछ थिकनेस, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये क्या दिखेगा कि नीचे का थिकनेस बढ़ गया है और ये वाला थिकनेस बढ़ गया है, ये वाला थिकनेस बढ़ गया है और ये वाला चीज पतला हो गया है। ठीक है, तो ऐसा मेल्टिंग का टेंडेंसी आ गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं सूडो सॉलिड, जबकि इसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड। इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एक लास्ट पॉइंट जो है इसमें एक डिस्कस किया गया है कि अगर कोई भी अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मान लेते हैं कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये कोई एमरफस सॉलिड है। ठीक है, अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर उसको कट किया जाता है बीच से, अगर मान लेते हैं इसको काट दिए हैं, तो इसमें जो सरफेस जनरेट होगा ऐसा वाला, ये वाला जो सरफेस जनरेट होगा ये एकदम प्लेन होगा, मतलब स्मूथ होगा, ऐसा पूरा चिकना होगा। जबकि इसमें जो होगा प्लेन, अगर इसको बीच से काटा जाए अगर कहीं से सरफेस को, तो यहाँ जो दिखेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब इसमें जो प्लेन नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब इसमें जो होगा वो रफनेस दिखेगा, जबकि इसका कटा हुआ प्लेन में जो होगा वो प्लेन दिखेगा, एकदम प्लेन। मान लेते हैं ये डस्टर था, इसके ऊपर एक और डस्टर है, तो ये डस्टर का यूनिट सेल का, मान लीजिए ये डस्टर है। ठीक है, डस्टर पे एक सेम तरह का डस्टर एक और लगा दिया, सेम डस्टर, सेम थिकनेस, सेम एरिया, सेम लेंथ का, सेम एंगल का, मतलब एज लेंथ सब सेम है। ठीक है, तो क्या दिखेगा कि काटेंगे अगर बीच से काटेंगे तो यहाँ काटने के बाद अगर मान लीजिए ये डस्टर जनरेट हुआ, तो ये जो जनरेट हुआ है तो इसका जो सरफेस दिखेगा, काटा हुआ सरफेस का, ये प्लेन दिखेगा, जबकि एमरफस में ऐसा नहीं दिखेगा। रीजन क्या है, पार्टिकल का अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल। अब लास्ट में एग्जाम्पल अगर कुछ देना है इसका, तो इसमें एग्जाम्पल आपका हो जाएगा NaCl, ZnS टाइप सॉलिड, CaF2,
ठीक है। ये सब एग्जांपल, ये सब सॉलिड है, ये सब टाइप का सॉलिड। एक क्वार्ट्ज भी एक जो है क्वार्ट्ज, ठीक है, ठीक है। ये सब जो है ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि सूडो सॉलिड में आ जाएगा रबर कोई भी, ठीक है। अभी ग्लास का एग्जांपल दिए, ये अमरफस सॉलिड है, ठीक है। प्लास्टिक ये भी जो है ये क्या है, ये सब जो है वो अमरफस सॉलिड है। बाकी इधर जो पढ़े हम लोग वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। आज का लेक्चर बस इतना ही, टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में बात कर लिए, ठीक है। और दोनों टाइप्स के बारे में जितना कुछ बात हो सकता था अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, कोई भी चीज प्रॉब्लम में मतलब कुछ भी डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। ये वाला चीज, ये सब सीन मान लेते हैं ये पूरा एक कोई सॉलिड था, ये इसको काटा गया है, ए और बी जनरेट हुआ है, ए बी का प्लेन का कटनेस का सरफेस को देखा जाए तो ऐसा होगा, ठीक है। ये सारा पॉइंट को, और ये पॉइंट को आप एनसीईआरटी में देखिएगा, एनसीईआरटी में टेबल बना के दिया हुआ है, उससे पढ़िएगा, अब आपको जाके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया। देखिए सॉलिड का एप्लीकेशन, थोड़ा सा सॉलिड का एप्लीकेशन का बात कर लेते हैं, थियोरेटिकल बात कर लेते हैं। देखिए सॉलिड का एप्लीकेशन का अगर बात करें तो सॉलिड का बहुत सारा एप्लीकेशन है, ठीक है। सॉलिड का एप्लीकेशन आप देख ही रहे होंगे कितना जगह है, रियल जितना भी कुछ भी दिखता है वो चीज। लेकिन एक सॉलिड, एक कार्बन नैनोट्यूब, कुछ सॉलिड जो होता है वो बनाते हैं, ठीक है। कार्बन नैनोट्यूब का अगर बात करें तो कार्बन नैनोट्यूब एक ऐसा सॉलिड है जो कि स्टील से भी उसका जो है वो मतलब हार्डनेस, स्टील से भी मतलब वो जो है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। अगर लाइटनेस का अगर बात किया जाए कि वेट के हिसाब से बात किया जाए तो उसका अल्युमिनियम से भी वेट कम है, ठीक है। मतलब और जो है अगर कंडक्टिविटी के टर्म में बात किया जाए तो वो कॉपर से भी ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। तो सोचिए ऐसे ऐसे सॉलिड भी हैं जिसका कि हमारे सोसाइटी में, हमारे साइंस की दुनिया में इसका अच्छा एग्जाम्पल, मतलब अच्छा यूज है, ठीक है। अच्छे जगह इसका यूज किया गया है। ये कार्बन नैनोट्यूब एक ऐसा सॉलिड है जो कि किससे स्टील से जो है वो क्या है, स्टील से भी स्ट्रॉन्गर है, अल्युमिनियम से भी लाइटर है, कॉपर से भी ज्यादा कंडक्टर है। ये हमारा कार्बन नैनोट्यूब है, एनसीईआरटी में दिया हुआ था इसलिए इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बाकी टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में बात हो गया, 6 पॉइंट बात हो गया, ठीक है। आज के लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग यूनिट सेल के बारे में और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में, और चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। और ये चैप्टर समझ में आएगा, अच्छा है, मजा आएगा चैप्टर में, चीजें समझ में आती है और क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, हाँ लेकिन क्वेश्चन जो भी आएगा वो बना दीजिएगा आप, ठीक है। पढ़ते रहिए, मजे कीजिए, ठीक है, और एंजॉय कीजिए, ठीक है। एंजॉय करके और लेक्चर को समझे होंगे तो एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू कर जाइए, वहां से समझ में आ जाएगा आपको सारा चीज, जो भी चीज आप पढ़े हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।